और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाश बेखौफ हो गए हैं। दौसा में खुलेआम बदमाश निकले हुए हैं। बदमाशों के हाथ में डंडा और हॉकी स्टिक भी है और इससे बताया जा रहा है कि शहर वासी सहम गए हैं। लोगों में डर का माहौल देखने को मिला तो कानून व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों का आतंक देखिए जरा किस तरीके से जो बदमाश हैं वो सड़कों पर निकले हैं। कहीं से भी खाकी का खौफ नजर नहीं आ रहा। तो वहीं सूचना पर 2 से 3 युवकों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी वीडियो में बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। दौसा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों का काफिला निकला है लोगों को डराने के लिए। और बता दें, इस वारदात के बाद लोगों में खासा आक्रोश है। तो मोटरसाइकिल पर ये बदमाश निकले हुए हैं और हाथों में लाठी और सरिया भी है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, तस्वीरें इस बात को तो बयां कर ही रही हैं कि जो बदमाश है वो बेखौफ हो चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मामले पर? बिल्कुल गंभीर बात है। दौसा जिला मुख्यालय की ये पूरी घटनाक्रम है। दौसा शहर की मुख्य सड़कों पर ये बदमाश बेखौफ होकर निकले हैं और इनके पास करीब 8 से 10 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और हर मोटरसाइकिल पे 2 से 3 बदमाश सवार थे। ऐसे में 25 से 30 जो युवक थे, जो बदमाश थे, वो शहर के बीचों बीच होकर निकले हैं। इनके हाथों में तलवारें थी, जो हॉकी की स्टिक थी, बेसबॉल के बैट थे और जो डंडे थे, इस तरह के डंडे हथियार थे और ये लहराते हुए निकले हैं, हो हल्ला करते हुए निकले हैं, जिससे पूरा शहर के जो क्योंकि फलसे वाले बालाजी वाला सड़क और महेसरा रोड वाला सड़क, ये इन सड़कों पर जो भी मकान थे वो पूरी तरह सहम गए। जैसे ही उनके घरों के आगे होकर इस तरह बदमाश निकले फिल्मी स्टाइल में, तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी उसके बाद में एक्टिव हुई और पुलिस ने पीछा करके 2 से 3 बदमाशों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या पूछताछ में कोई बात पता चल सकी है अभी कि क्या मकसद था इनका, आखिर क्यों ऐसे निकले थे ये सड़कों पर? बिल्कुल, ये पूरा एक गैंग का पूरा मामला है और एक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की संभावना जताई जा रही है कि कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन लोगों ने पुलिस को समय पर सूचना कर दी। उसके बाद में जो पुलिस ने जब पीछा किया तो ये गैंग है जो इधर उधर फरार हो गई। कम से कम लोग वहां पर जागरूक हैं और समय रहते पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिससे कोई वारदात नहीं घट सका। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा मंत्री की आवाज पर विधायक का धरना समाप्त हो गया है। अमीन कागजी का धरना समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि 4 मुस्लिम डॉक्टर्स का तबादला वापस ले लिया गया है। 4 मुस्लिम डॉक्टर्स का तबादला किया गया था, जिससे कागजी खफा थे और इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रिक्त 9 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएगी। कागजी की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि रिक्त 9 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और इसी को देखते हुए कागजी ने धरना समाप्त कर दिया है। कागजी जी ने कल 2 बजे लिस्ट दी थी हमें। हमारे यहाँ क्या था कि 315 पीजी करके डॉक्टर आए और उनको वहाँ लगाया जहाँ वैकेंट या 0 सर्विस है डॉक्टर की, जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ भी 0 सर्विस थी। और तो निश्चित रूप से उसमें 2-3 डॉक्टर इनके भी लग गए बाहर। तो जिनकी डिजायर आए उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनके अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी, उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल 0 सर्विस थी। हमारी वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया है। उसमें 1-2 डॉक्टर इनके थे, उनको हमने वापस एडजस्ट, इन्होंने कहा कि हमारे जयपुर वैकेंट इनके सेटेलाइट है, वो कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। ट्रांसफर को लेके आमतौर पर कार्यकर्ताओं ट्रांसफर को लेके हमारे एमएलए जो कहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी पॉलिसी पे ट्रांसफर कर रहे हैं। जो एमएलए कहेगा उसी डॉक्टर्स का, जीएनएम, एनएम का तय कर दी हमने पॉलिसी। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी उसके कहने से। एक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। इनके बाकी तो इनके 3-4 डॉक्टर अलावा सारे हिंदू ही इनकी लिस्ट में, सारे हिंदू ही हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करके 4 को कुछ भी कह दे, वो केवल 4 ही मुस्लिम नहीं, उनको बाहर वो पीजी करके आए हैं और पीजी वालों की जो पॉलिसी बनाई है हमने वो बाहर करने की बनाई सबकी। तो फिर वापस क्यों ले लिया अपन ने? वापस इनके सैटेलाइट हॉस्पिटल में पोस्टें आ गई, उसकी जानकारी पहले विभाग को नहीं थी, वहाँ इस सैटेलाइट में लगा दी।
देखिए, ऐसा है कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दिनों से डॉक्टर्स की कमी थी, जिसका मैं बार बार मंत्री महोदय से आग्रह किया था। मैंने कुछ हमारे, चूंकि पिछले बजट में सैटेलाइट हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ, उसके भी पद सैंक्शन हो गए थे, लेकिन इत्तेफाक से विभागीय गड़बड़ी की वजह से जो हमारा एक कोर बोर्ड बैंक है, उसमें से पिछले दिनों 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए थे। उसको लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश था, हमारे पार्षदों में आक्रोश था। उसको लेकर लोग जब मेरे पास आज आए, और मैं कल मंत्री जी से मिला भी था, मंत्री जी ने मेरे से ये बोला था कि लिस्ट में, आगामी लिस्ट में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जब कल रात को जब लिस्ट निकली, जो मैंने अनुशंसा करी थी, उनको किसी को देवली लगा दिया, किसी को भरतपुर लगा दिया। उसको लेकर लोगों में आक्रोश था। मैंने मंत्री जी से अभी आग्रह किया है। मंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 13 पद डॉक्टर्स के खाली चले आ रहे थे, उन 13 पदों पे सारे पद भर दिए हैं, और कुछ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड नर्सिंग स्टाफ, ANM खाली थे, उन सारे पदों को भी आज मंत्री जी ने भर दिए हैं, और उसके ऑर्डर्स अभी थोड़ी देर में हमें मिलने वाले हैं। और खबर महाराष्ट्र से, पुणे में शिवसेना विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है। इसके अलावा उनके दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। उनके ऑफिस और दुकानों की दीवारों पर शिव सैनिकों ने गद्दार भी लिख दिया है। बता दें कि तानाजी सावंत एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर धरने का 86वां दिन है आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। एक और स्वास्थ्य सहायिका की तबीयत बिगड़ने की खबर इस बीच सामने आ रही है। स्वास्थ्य सहायिका को अस्पताल भेज दिया गया है, तो कुल 2 स्वास्थ्य सहायिकाओं की तबीयत अब तक बिगड़ चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार 86 दिन से कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संविदा कैडर पर शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। तो इस बीच भूख हड़ताल की भी शुरुआत कर दी गई है और 2 सहायिका बीमार भी हो चुकी हैं। कि तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो लगातार धरना जारी रखे हुए हैं और अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रखा जाएगा। लेकिन आज भूख हड़ताल भी जो है वो दूसरा दिन है और भूख हड़ताल इन लोगों द्वारा शुरू कर दी गई है और अब ये इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो भूख हड़ताल करेंगे और इस भूख हड़ताल के साइड इफेक्ट भी अब सामने आने लग गए हैं। 2 कोविड स्वास्थ्य सहायिकाओं की तबीयत जो है वो आज बिगड़ी है और उन्हें अस्पताल जो है वो भिजवाया गया है। तो इन लोगों का जो जिस प्रकार की मांग है संविदा कैडर में शामिल करने की, उसको पर जो है वो तमाम तरह से ये अड़े हुए हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। तो यहाँ पर अब भूख हड़ताल जो है वो लगातार जारी है और किस प्रकार से इनकी रणनीति अब रहने वाली है, इनके नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। मोहन, भूख हड़ताल की जा रही है और 2 स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत बिगड़ी है। 86 दिन हो गए शहीद स्मारक पे रुके हुए हैं। आज कल से जो साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे, हमारे 51 साथी, उसमें से 3 साथियों की तबीयत खराब हो गई। 3 साथियों को SMS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, खुद अपने साथियों ने यहाँ से उठा के रोड पे जाके खुद ने ऑटो रिक्शा करके एम्बुलेंस की व्यवस्था खुद करके और SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं है। न सरकार वार्ता करना चाहती, न साथियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पे है। तबियत बिगड़ गई तो राज्य सरकार खुद, गहलोत सरकार की जिम्मेदारी होगी। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ इन साथियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा ये साथी
उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी लेकिन नहीं आप लोगों की वार्ता हुई थी और कुछ आश्वासन भी आप लोगों को दिए गए थे, फिर क्यों आप लोग अड़े हुए हैं आंदोलन को जारी रखने में? आश्वासन जब भी वार्ता हुई उसमें आश्वासन के सिवाय सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुई, स्पष्ट वार्ता अभी तक नहीं हुई। जिस प्रकार से धर्मेंद्र राठौड़ जी से वार्ता हुई कि एक बार सभी साथियों को हम रोजगार देंगे, उसके बाद में 8,000-9,000 साथियों को हम कैडर में लेंगे। पहले मांग ये थी कि सभी साथियों को रोजगार दे और उसके बाद में 8,000-9,000 साथियों को कैडर मिले। परंतु दोबारा जब वार्ता हुई धर्मेंद्र राठौड़ से, उन्होंने ये कहा कि हम एक बार सभी को रोजगार नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ 8,000 या 9,000 साथियों को पहले रोजगार देंगे। तो हमारी मांग है पहले सभी साथियों को एक बार नियमित रोजगार के ऊपर बहाली करें उन सभी साथियों को, और बाद में आपकी जो प्रक्रिया उसको 2 या 3 माह में पूर्ण करें। कब तक या क्योंकि अब तो किसी प्रकार की वार्ता हो नहीं रही, अब कब तक बैठे रहेंगे? और क्योंकि अब तबीयत बिगड़ रही है, ऐसे में दिक्कतें हो सकती है आप तमाम साथियों के लिए आपके। जिस प्रकार कोरोना के अंदर हमने सेवाएं दी है और 86 दिन पे हम यहाँ रुके हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब 86 दिन यहाँ रुक गए तो बिना नौकरी के तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। पहले भी हमारे साथी जब इतनी तपती धूप के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तभी भी हम यहाँ बैठे थे। भारी बरसात भी होगी तभी भी हम यहाँ रुके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाए। खबर धौलपुर से है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के एक विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ महिला के ही जेठ और उसके परिजनों ने बुरी तरह से मारपीट की है। घटना में घायल महिला को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सूचना पर कोतवाली पुलिस मामले पर पहुंच चुकी है और मामले पर जांच कर रही है। घटना के बाद से जेठ और उसके परिवारजन मौके से फरार बताए गए हैं। बताया जा रहा है विधवा ने परिवार का खर्चा चलाने के लिए एक टेम्पो खरीदा था, जिसके कागजों को लेकर ये विवाद हुआ। जब जेठ ने कागज मांगे तो विधवा महिला ने मना कर दिया, जिस पर मारपीट की गई। और अब बात अजमेर की। अजमेर के ब्यावर में महिला के कपड़े पहनकर अपने दोस्त को डराने का प्रैंक वीडियो बनाना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। लड़कों में एक बच्ची को उठाकर ले जाने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने दोनों को पकड़कर पीट दिया। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ में लड़कों ने प्रैंक वाली सच्चाई बताई। बाद में पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। ये मोटे वाले अंकल है ना, इनने देख लिया था। कोटा के नानता इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। समाज की बैठक के दौरान धारदार हथियार और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक पक्ष ने तलवारों चाकू से हमला कर फायरिंग करने की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग और चाकूबाजी की वारदात से इनकार किया है। लाडूनाथ, अमरनाथ, इसमें लड़ाई करी है। तलवार थी, अमरनाथ का हाथ में तलवार थी सर, लाडूनाथ का हाथ में डंडासी थी सर, और कलानाथ के हाथ में ये चाकू था सर। ये सर साधन था सर, तलवारा ऐसा था, कट्टा था। पप्पू लाडूनाथ का लड़का, जिसके हाथ में राइफल था, राइफल कट्टा था सर। हमारे उनके नारियों ये तलवार से उनका माथे भी तलवार से झुक गया कि हाथ पर उनका मेरा तलवार से हमला करा है। तलवार से डंडा से भी तो वैसा डंडा। किसने हमला करा है? लाडूनाथ, कलानाथ, अमरनाथ, पप्पू, सतीश। रुक करेंगे अगली खबर का। धौलपुर में बीती रात पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान फायरिंग भी हुई और एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति मंजू ने बताया कि उसने 2 दिन पहले एक ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका सौदा 2,50,000 रुपए में हुआ था, लेकिन ट्रैक्टर बेचने वाला शख्स ट्रैक्टर वापस लौटाने की बात करने लगा। इस पर दोनों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और फायरिंग हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। अब पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है।
उधर कोटा में अपेक्षा ग्रुप चिट फंड ठगी मामले में एसआईटी टीम को लगातार सफलता मिल रही है। इस मामले में टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम योगेश कुलश्रेष्ठ है और वो कंपनी का डायरेक्टर है। वहीं आरोपी डायरेक्टर संजय कश्यप को प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ 55 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। जो एससी वर्ग से जमीनों की जो खरीद फरोख्त हुई थी, उस मामले में दुर्गा शंकर मरोठा और गिरिराज नायक के विरुद्ध जो प्रकरण है उनमें उनसे लगातार अनुसंधान हो रहा है और जो अन्य प्रकरणों में भी उनको प्रोडक्शन वारंट पर पुनः लिया जाएगा। दूसरे प्रकरण जो हैं तो जिस तरह के मामले हैं उसके अनुरूप उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो संजय कश्यप है, जो अपेक्षा इन्वेस्टमेंट जो फर्म थी उसके अंदर ये पार्टनर थे। इन्होंने शुरू से इस अपेक्षा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो फंड्स को इनको रेगुलेट करने के जो सारे अधिकार थे वो संजय कश्यप और हरिओम सुमन और मुरली मनोहर नामदेव के पास। खबर भरतपुर से है। भरतपुर की यातायात पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। देर शाम 7 बजे से ये अभियान चलाया जाता है और करीब 10 बजे तक चलता रहता है। हर चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जाती है। इसके साथ ही शराब के नशे में पाए जाने पर वाहन चालकों को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात प्रभारी रामचंद्र मीणा ने इस अभियान की शुरुआत की है। शहर की सड़कों पर अगर आप अब शराब पीकर चले तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि यातायात पुलिस लगातार शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जो ब्रेनेलेथाइजर है उससे लगातार जांच की जा रही है और जो भी वाहन चालक शराब के नशे में है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी हैं रामचंद्र मीणा लगातार शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक कई ऐसी जो कार्रवाई हैं वो देखने को मिली हैं। सूरज ढलने के बाद ही जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है और लगातार दोपहिया और चौपहिया जो वाहन चालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ यातायात प्रभारी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है आपका ये अभियान चालू है, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान आईजी साहब व श्रीमान एडी साहब यातायात के निर्देशानुसार भरतपुर में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं अवैध शराब पी करके वाहन चलाने पर होती हैं। तो जो लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन नहीं चलाए और कोई दुर्घटना नहीं हो, इस पर नियंत्रण के लिए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितने पॉइंट बनाए गए हैं, कितने पॉइंटों पर जो है जांच की जा रही है? भरतपुर के 15 पॉइंट हैं। 15 पॉइंटों पर हर जगह पर इसकी जांच हो रही है। सारा चौराहा एक हॉट स्पॉट है, इस पर मैं खुद खड़ा होकर कार्रवाई करा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त ये सारा चौराहा है, यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ जो जाब्ता है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो भी वाहन यहाँ से तीनों तरफ से जो आ रहे हैं उनको रोक करके चेक किया जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे में जो लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो अंकुश है वो अब लगेगा, क्योंकि शाम के वक्त देखा जाता है कि लोग जो हैं वो शराब पी करके वाहन चलाते हैं और शराब पी करके वो दुर्घटनाएँ करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में पुलिस ने नकेल कसी है, यातायात पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये अभियान जो है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।